नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसी का अंजाम देने के लिए उस पे बदला कैसे ले सकते हैं या दुश्मन को ये बताया जा सकता है कि इसका अंजाम क्या होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके बाद की जो स्थितियां बनी, जंग जैसे हालात भी बने। तो चले आज 3 वरिष्ठ पत्रकार अपने नजरिए से बताएंगे पहलगांव की 22 अप्रैल से जो घटना हुई उसके बाद से और 11 तारीख तक का जो सिलसिला चला, यानी कि 11 मई तक ये सब कुछ जो रहा। उसके बाद में मोदी साहब आदमपुर गए। कई ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन एक पत्रकार की नजर से पूरे उसको ऑपरेशन और उससे पहले की घटना को कैसे देखा जाए। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं दिल्ली वहां पे क्या किस तरह की चर्चाएं हैं? माकूल जवाब दिया गया। सेना की हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, क्योंकि ये पहुंचना आदमपुर इस वजह से भी जरूरी था कि जिन ठिकानों के लिए पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इनके एयरबेस को हमने उड़ा दिया, उसमें पंजाब के आदमपुर का भी जिक्र था। वहीं पे जाकर के और सेना जो डिफेंस के ऑफिसर्स और जवान थे उनकी हौसला अफजाई भी की प्रधानमंत्री ने। और अगर हम देखें तो क्या कहेंगे इसे? फिलहाल स्थगित है ऑपरेशन सिंदूर, खत्म नहीं हुआ। लेकिन देखो योगेंद्र जी, अभी प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें बड़ी हलचल तेज है। जबरदस्त तरीके से सेना के अधिकारी आते जाते रहते हैं और बड़े बड़े मतलब जो मुख्य मिनिस्टर मंत्री गण है उनसे इनकी चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री महोदय से भी इनकी बात लगातार जारी है। मैं आपको स्पष्ट यहाँ पूरी तरह कर दूं, जैसा भी आपने कहा कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे लिए न्यू नॉर्मल है ये। और युद्ध खत्म, युद्ध एक तरह से था ये। युद्ध खत्म होने का मतलब ये होता है कि सारी सेना लौट गई, हथियार लौट गए, सब कुछ लौटा लिया गया, असला। अभी तो सीज फायर है। सीज फायर को हम बिल्कुल युद्ध खत्म होने वाली बात नहीं कह सकते। जिस तरह से कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, जायसवाल जी ने, इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया कि अभी तो 9 आतंकी ठिकाने मारे, 21 ठिकानों पर और हमले होंगे। अभी 12 ठिकानों पर और हमले करना बाकी है जो कभी भी हो सकते हैं। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में हलचल पूरी तरह से बड़ी तेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 1-2 दिन में ही और कोई खबर ना आ जाए कि हम भारत ने यहाँ आतंकी ठिकानों पे हमला कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके कि हमारा मकसद युद्ध नहीं, हमारा तो आतंकियों को मारना है तो मकसद है। हम तो आतंकियों पर हमला कर रहे हैं, आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आदमपुर बेस में जाके भी सेना के सामने इस बात को कहा और हर जगह वो जा रहे हैं उस बात को कर रहे हैं। इस बात पर ये अलग बात है कि विपक्ष की मीटिंग हो रही है और बार बार वो इस मांग को कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अभी भी कांग्रेस की मीटिंग इस समय भी दिल्ली में चल रही है और वहां पूरी तरह से इस पर ही चर्चा है। सिर्फ एक ही एजेंडा है और सारे भूले हुए हैं कि इस पर क्या आगे की स्थिति सरकार की हो सकती है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि सारे दल अभी पूरी तरह प्रधानमंत्री के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कुछ सवाल वो जरूर कर रहे हैं, तो सरकार को उनको जवाब देना चाहिए। और मेरा मानना है कि उस दिन जो प्रधानमंत्री 8 बजे लाइव आए थे तो उन्होंने बहुत सी चीजें स्पष्ट कर भी दी थी और हमको ये मानकर चलना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, यहाँ चर्चा जिस तरह से लोगों में है कि जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सेना के 3 अफसर डीजीएमओ आगे सारी बात स्पष्ट कर चुके, विदेश मंत्रालय बार बार बता रहा है, तो देश को तब तक प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहना चाहिए जब तक ये सीज फायर वगैरह खत्म हो जाए, सेना लौट जाए, एक तरह से युद्ध समाप्ति जैसे हालात हो जाए, जब ही कोई टीका टिप्पणी करें तो बेहतर रहेगा। वरना अगर हमने सोशल मीडिया पे और यहाँ हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को कमजोर करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से इसका असर जनता पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि पर इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब इस बात को लेकर के संबोधित भी किया उन्होंने सोमवार की रात को, तभी चला था कि उन्होंने जिक्र भी किया, राजनीतिक दल हों चाहे तमाम लोग, हर वर्ग का उन्होंने जिक्र किया कि एक ढाल की तरह सब लोग साथ रहे और उसकी वजह से सेना का हौसला काफी बढ़ा और उसी से हम ये सब कुछ अचीव भी कर पाए। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा सर। 71 की भी आई थिंक रिपोर्टिंग की होगी, 65 का भी आपको काफी ध्यान होगा। क्या लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया है? और अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए सरकार का एजेंडा एक था कि हमने दहशतगर्दों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, वही हमारा एक मकसद था। सरकार, वहां की पब्लिक, हमारा कोई मकसद नहीं था। लेकिन इसके बदले एक्शन किया पाकिस्तान ने, ढाल बन के समझे या फिर सीधी एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने उसी तरह से जवाब भी दिया। तो दो चीजें, हमारी सैन्य ताकत का एहसास ना केवल पाकिस्तान, दुनिया को भी हुआ कि हाँ, हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि कहीं से भी घेरा जा सके। तो एक वक्त ऐसा भी था कि हमने एक तीर से दो शिकार की, दुनिया को भी ये दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। और अभी तक इजराइल को ऐसा लगता था कि वो ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन भारत ने भी वहां पीओके में जो आतंकी फैक्ट्री चल रही है उस पर इसी तरह का एक अंजाम दिया। देखिए योगेंद्र जी, आप शायद, मैं 1962 से भारतीय सेनाओं के साथ में बड़ा लगाव रहा है। मैं उस कॉन्टिनेंट परेड में था जो चीन के विवाद के साथ में दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी, और बीच में हमें रोक करके, और लता मंगेशकर का वो सॉन्ग जो है, मेरे वतन के लोगों माथ में भर लो पानी, ये सब सुना होगा आपने। मैं विटनेस हूँ उसका, पंडित नेहरू के जमाने की बात। उस वक्त ये जो पहला झटका हमें लगा था, का नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है, वेपन का जितना सिलसिला है, उन सबको 1964-66 से ऑर्गेनाइज किया। और 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ में मुकाबला हुआ, तो हमने पैटर्न टैंकों को धराशायी कर दिया। और हमारे छोटे ब्रिटिश टैंक जो उस जमाने के होते थे, उनसे उन्होंने इस तरीके से किया कि हमारे हमीद ने तो 6 टैंक तोड़े हैं, वो बड़ा, उनको बड़ा सम्मान मिला है। उसके बाद में 71 में जब हुआ, जब हमारे पास में उस तरह के फाइटर्स नहीं थे, हंटर वगैरह हुआ करते थे, लेकिन नेट हमने डेवलप किया, वो हिंदुस्तान HML से तैयार किया, जिसमें कि इजिप्शियन इंजन था और बाकी सब कुछ हमने बनाया था। तो उस नेट ने जो कमाल किया, तो पूरी दुनिया देखती रही कि इतना छोटा फाइटर प्लेन भी हो सकता है जो है इस तरीके से लड़ाई लड़ सकते। उसके बाद में फिर हम कहीं पीछे नहीं रहे। ब्रह्मोस जिसकी वजह से ये जो 9 टारगेट खत्म हुए हैं, ये सोवियत संघ की मदद से। ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी, उनके बीच से निकल कर। और हमारे जो दिवंगत राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्होंने ही ये सब चीजें डेवलप किया। उसके बाद में सारा काम स्टार्ट हुआ है। तो भारतीय सेना कहीं पर भी अपनी, क्योंकि ये रियाद जितनी भारतीय सेना करती है, दुनिया में और दूसरी सेना उतना नहीं करती है। हमारे यहाँ स्किल्ड कमाल के हैं, चाहे हमारी एयर हो, चाहे नेवी हो, चाहे थल सेना हो, तीनों बहुत स्किल्ड है, बहुत बेहतरीन है। और इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता रहा। एक विवाद सा पहले उठा था, लेकिन वो देखिए पता लग गया कि हमारे जो प्रशिक्षित जो सिपाही हैं, जो अफसरान है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र का जो इस्तेमाल किया, उसमें यह कि हम अपनी सीमाओं में बैठ करके और 400 किलोमीटर दूर जाकर के हमने सब तोड़ा है। तो 21 जो आइडेंटिफाई है इनके क्या कहते हैं, इनके टेररिस्ट के सेंटर्स, उनको किल करने का हमारे पास में 2 मिनट का काम है। अब कुछ करने का सिलसिला है नहीं, राफेल की जरूरत नहीं। हम अपने प्लेन्स के माध्यम से ही कर सकते हैं इन सबको, और ये करके बताया। तो ये ये तो हर बार हुआ है कि हिंदुस्तान में जनमानस एकजुट हो जाता है जब भी देश के ऊपर संकट आता है। पक्ष विपक्ष जो कुछ होता है वो भी एक हो जाता है जब भी संकट आता है। 62 में हुआ, 65 में हुआ, 70 में हुआ, 71 में हुआ, और अभी हुआ, और कारगिल के वक्त में हुआ। तो ये तो हमारी आदत में, प्रवृत्ति में है कि हम अपने देश से बड़ा कुछ नहीं मानते, और हमें अपनी सेनाओं पर जबरदस्त विश्वास रहता है। इसीलिए हमने टारगेट किया था कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, जंग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन था, ये सिर्फ ये कि आपको सबक सिखाना है। आपने जो टारगेट फैक्ट्री खोल रखी है अपना, जिनसे आते इनको तैयार करके आप इधर भेजते हैं, तो हम नहीं होने देंगे। और अगर आप जब तक करेंगे, हम ऐसा करते रहेंगे। युद्ध का मतलब तो बहुत अलग किस्म का सिलसिला था, तो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने बड़ा कमाल दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी वेपनरी
अब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। हमें इंतजार नहीं करना पड़ रहा कि हमें इजराइल देगा या अमेरिका देगा, कोई देगा या देगा। ऐसी स्थिति में जो कुछ हुआ है तो कमाल हुआ, लेकिन साथ साथ में सोशल मीडिया के जो दृश्य देखने को मिले हैं ये बड़े तकलीफ दें हैं। ये जो प्रयोग लोगों ने किए हैं, वही बात कही कि वक्त ऐसा है कि हौसला अफजाई का ना कि प्रमोद जी की बात मैंने सुनी नहीं, क्योंकि मुझे उस वक्त कट हो गया था। तो मैंने कहा ये इनसे निपटने का बड़ा जरूरी है। हम लोग इस फ्रंट पे बेहतर काम कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे तत्वों को अलाउ ना करें, परमिट ना करें और एक्सपोज करें। जब कभी भी हमारे हाथ में लगाम हो तो हम कहें कि क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल जी। ओम जी का वीडियो शायद फ्रीज हो रहा है, मैं वापस आऊंगा उनके पास में। मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ने इसका क्लू भी दिया? हमने एक तीर से दो शिकार किए। हमने जो रिफॉर्म रिनोवेशन कुछ हमने नई चीजें जो बनाई हैं, रिफॉर्म्स किए हमने, कुछ नए इक्विपमेंट्स तो तैयार किए डिफेंस के लिए, या फिर कहूं कि एक सुरक्षा कवच के रूप में। उनका भी एक तरह से दुनिया को एहसास हो गया कि भारत के पास में वो सारी चीजें हैं जो लोग ये मान के चलते थे कि चले शालीन और शांत देश है, कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने तेवर भी दिखा सकता है। एक मैसेज भी है दुनिया के सामने। देखो योगेंद्र जी, आपने अगर एयर मार्शल A.K. भारती जी को सुना हो, जब वो आए थे DGM, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब जो युद्ध हो रहे हैं, अब ये पहले वाले युद्ध नहीं है कि सेना चल रही है और अब सीमा पर गोलीबारी चल रही है। वो वाला अब युद्ध नहीं है। अब नई तकनीक का युग है और नई तकनीक से युद्ध लड़े जा रहे हैं, नए टारगेट अचीव करके युद्ध लड़े जा रहे हैं। और आने वाले समय में अभी आपको और परिवर्तन होगा। जैसा आपने सवाल किया तो प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के उन्होंने हमारे हथियारों ने जो किया है, उन्होंने जो रात को 8 बजे संबोधन में साफ कहा कि हमारे हथियारों ने जो हमने बनाए हैं इंडिया ने, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस बात को आप समझें। उस बात को समझते हुए भी ये भी सुनने में आ रहा है जो S-400 है, जो रसिया से लिया गया था S-400, उसको बनाने में भी इंडिया ने मदद की है। इंडिया के वैज्ञानिकों ने रसिया की उसको बनाने में मदद की है। अब आप देखिए कि S-400 ने कितना बड़ा काम किया है। S-400 ने कितनी मिसाइलें रोकी हैं, S-400 ने कितने ड्रोन धराशायी किए हैं। यहाँ तक कि जो सूत्रों के मुताबिक, जो भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया सेना ने, कि जो मिसाइल फतेह-1 जो दागी गई थी दिल्ली पर, उसको जो सिरसा के ऊपर मारा S-400 ने, कितनी बड़ी मिसाइल थी उसकी, निश्चित रूप से। और इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि ब्रह्मोस तो वो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल वो है जो पूरे मतलब वर्ल्ड की टॉप की मिसाइलों में ब्रह्मोस को शामिल किया जाता है। तो हमारा जो मेक इन इंडिया हथियारों के मामले में इसमें सफल हुआ है, इस बात की खुशी सेना को भी है। और आने वाले समय में जो इस तरह के हथियार हैं जो स्वदेशी बन रहे हैं, ड्रोन हो गया, जैसे आप ये देखिए कि पहले से इस बात का पता था कि विश्व में तुर्की ड्रोन अच्छे बनाता है। तुर्की का जो ड्रोन है उसका बता देंगे इनका ड्रोन अच्छा, लेकिन उसने सारे तुर्की के ड्रोन मारे। S-400 अपना वो सारी स्थिति ये थी, हमारे जो हथियारों ने ड्रोन आने नहीं दिए। तो इसका मतलब हावी कौन रहा? अगर वो हमला कर पाते, गिर पाते, थोड़ी बहुत क्षति को छोड़कर, थोड़ी बहुत क्षति तो हमारे यहाँ हुई भी नहीं। निश्चित रूप से जो इन्होंने पूंछ वगैरह में सामने फायरिंग करके जो स्थिति बिगाड़ी पाकिस्तान की सेना ने, वहां जरूर हमारी कैजुअलिटी हुई है, कुछ हमारे देश की हुई है। वरना हमारी सेना ने जो पराक्रम का जो एकदम से जो किया है, उन्होंने लोहा लिया है, पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, पाकिस्तान के जो मुख्य अड्डों पर उन्होंने जो हमले किए हैं, पाकिस्तान के, यहाँ तक कि जो अगर ये चर्चा सही है जो आपने भी सुना होगा, ये परमाणु संयंत्र हिल गया। अब वो स्पष्ट तो सेना ने नहीं किया, उनसे पूछा भी गया था उस दिन कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हो सकता है कोई सुरक्षा कारणों से या जो भी रहा हो। लेकिन अगर वो सेना का सटीक निशाना था, और आप ये देखिए जो वीडियो से अभी आपने देखा है कि किसी देश की सेना आपको ये बता रही हो कि यहाँ हमने ये छोड़ी मिसाइल और ये गिरी, देखो हमारी सेना ने बिल्कुल टारगेट अचीव किया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना का कितना बड़ा पराक्रम रहा है और हथियारों का कितना बड़ा पराक्रम रहा है, और जो इंजीनियर जो चलाने वाले हैं उनको प्रशिक्षण देने में कितनी बहादुरी का काम किया गया है।
और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री का सीना गर्व से फुला हुआ है। जब आदमपुर बेस पर गए तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सैनिकों के बीच हो गए और देखिए। और उन्होंने, मैं ये बात हो रही थी, एक रिटायर्ड मेजर है उनसे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको युद्ध खत्म नहीं कहा जा सकता, ये खत्म नहीं है, ये सीज फायर है। युद्ध खत्म होता है जब सेनाएं लौट गई और राष्ट्रपति युद्ध विराम की वो कर दे, एक घोषणा पूरी की भाई अब नहीं है। लेकिन तो प्रमोद जी ये कि ऑपरेशन था जो तब्दील हुआ, उसमें मतलब लग रहा था कि युद्ध जैसा रूप, लेकिन इससे ऑफिशियली जंग या युद्ध का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि वजह ये थी कि वो पोजीशन, वो स्थितियां नहीं बनी थी जिसकी वजह से इसे युद्ध कहा जाए। क्योंकि मकसद साफ था हिंदुस्तान का कि हम जंग लड़ने नहीं जा रहे, हम केवल हमारा एक मकसद जो इन्होंने कृत्य किया उसका बदला लेने के लिए, उसे उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें काम कर रहे हैं, और जो टेररिस्ट की जो फैक्ट्री चल रही है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए। ये प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक तमाम लोगों ने यही बात कही। राजवी मकसद ऑपरेशन सिंदूर का यही है। लेकिन पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान की एक मजबूरी समझिए, कोई भी वजह, वहां 3 तरह से सरकारें चलती हैं। आतंकी अपने अंदाज में चलाते हैं, चुनी सरकार का अपना रुख होता है, सेना अपनी तरीके से, सेना और आतंकी दोनों का बहुत जबरदस्त तरीके से गठबंधन है। अभी हम कुछ तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि हाफिज सईद और ये लोग वहां जनाजे में हैं जो आतंकी हैं उनके में, जिसमें टॉप लीडर्स हैं सेना के वो भी हैं। उन्हें एक जैसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उन्हें विदा किया जा रहा है, उनके जनाजे में लोग हैं। तो ये गठबंधन एक्सपोज होता है पूरी तरह से। तो ऐसे में क्योंकि युद्ध इस वजह से नहीं, सरकार भी डिक्लेयर नहीं कर रही है कि हमने कोई युद्ध इसको अधिकृत रूप से बोला हो, हाँ, लेकिन सिचुएशन वैसी कह सकते हैं कि हाँ युद्ध जैसे हालात बने। नहीं योगेंद्र जी, देखो जब 6 तारीख को हमने ये वार किया रात को, उस टाइम अगले दिन सेना ने उसको सिर्फ आतंकी हमलों पर वो बताया था कि हमने आतंकी जो हमले हुए हैं उनके हमने ठिकानों पर हमला किया है स्पष्ट रूप से। लेकिन जब 10 तारीख को सीज फायर शब्द का प्रयोग किया, पाकिस्तान ने सीज फायर शब्द का प्रयोग किया और ट्रंप ने जो है उन्होंने सीज फायर शब्द का प्रयोग किया, तो सेना इसको युद्ध का नाम लेके ही बोलने लगी। एक तरह से ये एक तरह से युद्ध ही था। हमारे डीजीएमओ जो आए कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने भी इसको इस बात की संज्ञा दी कि जो डीजीएमओ ने भी कि पूरी तरह युद्ध की स्थिति ही थी, युद्ध ही समझो। वरना युद्ध तो लोकसभा का एक सेशन होगा, संसद सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति घोषणा करेंगी, युद्ध इस तरह से होता है। या प्रमोद जी एक सवाल है मेरा, प्रमोद जी एक सवाल है, अभी ओम जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विपक्ष की लगातार ये मांग है कि अभी भी कोई ऑपरेशन पे इस पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, पूरी तरह से एक साथ हैं आज भी। जैसे आपने कहा कि सबको साथ रहना चाहिए, होना भी चाहिए, ये मनोबल की बात है, देश के हित की बात है। लेकिन एक विशेष सत्र की मांग की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है कि सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा हो सके, दुनिया के सामने एक मैसेज जाए कि सब लोग एकजुट हैं। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि सरकार बुलाएगी या डिले है, या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए कि अगर नहीं भी बुलाए सरकार तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई जिद करनी चाहिए? क्या माने इसे? देखो मेरा मानना है कि सरकार अभी और कुछ सोच के बैठी हुई है। अभी जो सीज फायर जिस तरह से हुआ है वो बार बार इस बात का हिंट दे रहे हैं कि इसको आप खत्म ना समझें। सीज फायर हुआ है, अभी कोई सेना लौटी नहीं है, ना वहां से हथियार हटे हैं, बल्कि सीमा पर हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार और कुछ सोच के बैठी है। जब प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे आके सब कुछ स्पष्ट कर दिया और बार बार विदेश मंत्रालय कॉन्फ्रेंस करके सारी बात स्पष्ट कर रहा है, और विपक्ष को कांग्रेस जो भी उनका जवाब मिल रहा है, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। कांग्रेस अभी जल्दी में ये मांग कर रही है, लेकिन विपक्ष का देखो उनका भी धर्म है, विपक्ष अपनी जो बातें हैं वो तो रखेगा ही किसी तरह से। उनका भी अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति, नागरिक के प्रति उनका भी कोई दायित्व है, तो निश्चित रूप से वो भी मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की। लेकिन मेरा मानना है कि अभी विशेष सत्र बुलाने का समय नहीं आया, अभी 12 ठिकाने का इंतजार करें, क्योंकि फिर हिंट दिया था कल विदेश मंत्रालय ने, खुला हिंट दिया कि हमले होंगे। जायसवाल जो थे खुले रूप से वो बोले, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, कि हमले होंगे। और डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कभी भी, उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि अभी तो 12 और ठिकाने जो बचे हुए हैं उन पे वेट कीजिए, पूरी तरह से निश्चित रूप से हमले होंगे और आतंकी चुन के मारे जाएंगे। मैं चले ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, विशेष सत्र की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है,
उसे पॉलिटिकल एजेंडे से नहीं, जब पूछा भी गया है कि अभी इस तरह की स्थिति क्यों बुलाया जाना चाहिए, तो उनका साफ कहना है कि खुल के एक चर्चा होगी, दुनिया को पता चलेगा हिंदुस्तान की एकता का भी और सेना के शौर्य के लिए देश क्या सोचता है उसके लिए भी। तो अभी जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए अभी। देखिए, प्रमोद जी का पता नहीं डेमोक्रेसी में यकीन है या नहीं, लेकिन मेरा है। और हमारी चाहे 62 हो, चाहे 70 हो, चाहे 65 हो, चाहे कारगिल हो, चाहे आज का वक्त हो, संसद हमेशा जीवित रहेगी। संसद पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और उसकी जवाबदेही बनती है। ऐसे नहीं है कोई हुक्म नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने आपका ओम जी आपका ऑडियो जा रहा है, जाने दीजिए क्योंकि आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है जी। पता नहीं सर आज क्या है इसमें, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि डेमोक्रेसी कभी भी हाइड नहीं होती है, डेमोक्रेसी ओपन होती है। डेमोक्रेसी में और जो लोग संसद में बैठते हैं जाके चुने हुए होता है, तो किराए से नहीं आता है या सामान्य जन नहीं है। उनकी आवाज, उनका फैसला मीनिंगफुल होता है और वो जवाब सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनको सब बात बताया, समझाया कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन है, कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आगे के उसमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए और पीछे पीछे क्या क्या हो गया है, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, उनको भी तय किया जाए, आइडेंटिफाई करके उनको सामने लाया जाना चाहिए। तो ये तो डेमोक्रेसी में कोई छिपा छिपी थोड़ी होती कि आपने कह दिया कि साहब नहीं अभी थोड़े दिन, क्यों, संसद तो खुद चलेगी। संसद के बगैर कुछ हो सकता है क्या? संसद में पूरा देश बसता है। हमारा प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उसको जवाबदेही है उनके लिए, उनको दे, तो उसमें कहाँ गलत है? तो फिर जानते हैं संसद में जो बैठे हैं उनको पता है कि सेनाओं के साथ में क्या हो रहा है। हमारे पास बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन थे। हमारा जो विदेश सचिव रहे मिस्री, जिस बेहतरीन तरीके से वो एड्रेस करते थे, जिस तरीके से कन्वे करते थे, उनको हटाया। क्यों हटाया उनको? वो दोनों जो महिलाएं जो रिप्रेजेंट कर रही थी एयरफोर्स को और थल सेना को, उनको क्यों हटाया? वो बहुत अच्छी स्पोक्स पर्सन थी। और उनके लिए जो इस तरह का ट्रोल हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये सब पूछने की बातें होती है ना साहब, ये कोई हाइड करने की बातें नहीं होती। और इनसे हमारा देश कमजोर नहीं होता, मजबूत होता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का पता लगता है कितना ओपन है हमारी डेमोक्रेसी। जी चलिए, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और जो इस पूरी इसको किस तरह से देखते हैं। हिंदुस्तान एकजुट है, एक साथ है, आज भी है। और यही बड़ी वजह है कि जो नापाक इरादे थे पहलगांव में, उनका जो मकसद था यही था कि हिंदुस्तान में कैसे भी कम्युनल आग लगाई जाए, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाए। हिंदुस्तान एकजुट रहा और इसकी चौतरफा निंदा ही की गई। अभी भी स्थिति यही रही कि सेना के शौर्य पे किसी को संदेह नहीं है, सारा एकजुट है और सरकार के साथ है। सरकार के कदम में पूरा देश साथ है। वो कह रहे हैं कि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, अगर जो डिसीजन लेंगे उसमें पूरा देश साथ में है। खैर चलिए, लेकिन अब एक विपक्ष की मांग है कि पार्लियामेंट के एक सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो सरकार उसमें क्या स्टेप लेती है, लेकिन प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि अभी ये ऑपरेशन अपना रूप दिखा सकता है, स्थगित किया गया है सरकार की ओर से, इसे अभी फाइनली अभी इसे ये कहूं कि बिल्कुल बंद कर दिया गया, वो सिचुएशन अभी नहीं हुई है। इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान इस पे क्या कुछ रुख अपनाता है। अगर वो आतंकी फैक्ट्री में इसी तरह से घी डालता रहेगा और उसे एनर्जी देता रहेगा, तो भारत की भी चीजें तैयार हैं, भारत भी उसी अंदाज से उसका जवाब देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।